सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करनी है और अब नया आ गया कि सरकारी नौकरी वाली लड़की से शादी करनी है। I'm happy about that. बहुत क्रेज है भारत में सिविल सर्विसेज का। आईएएस ऑफिसर्स यूपीएससी क्लियर कर लिया, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का है। मतलब हमारे यहाँ कहावत है कि जो रिश्तेदार नहीं होता वो रिश्तेदार बन जाता है। देखिए, एग्जाम कोई भी हो, आसान तो कोई सा एग्जाम नहीं है। मेन परेशानी कहाँ से शुरू होती है कि जब बच्चा इस एग्जाम को ही अपनी जिंदगी बना लेता है, या वो ये मान लेता है कि अब एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरी कोई वर्थ नहीं है। तो उन बच्चों के लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में फेल हुए और उसके बाद वो अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल हुए कि उन्हें कभी रिग्रेट भी नहीं हुआ कि वो फेल हुए थे। चाहे वो सुंदर पिचाई जी हूँ, ही gave civil services, he could not clear, he went. क्या वाकई में इतनी पावर होती है जिस पावर का इतना ज्यादा क्रेज है ना? किसी की फाइल रोक देना, जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ पे रेड करवा देना, या डिले करना, या एक्सटॉर्शन करना, ये भी एक नेगेटिव पावर में आता है। अच्छे बुरे लोग तो सब जगह हैं, वो आप किसी भी फील्ड में देखिए, सब जगह हैं। ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक बात और बड़ी फेमस है कि जो ऑफिसर होता है उससे पहले उसकी इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कर जाती है। तो एक जिले से या एक डिपार्टमेंट से ऑफिसर दूसरे डिपार्टमेंट जाता है, सबको पहले पता होता है ये कैसा ऑफिसर है। जनरल ये अब परसेप्शन ऑफ लेट ये हो गया है कि ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या इस तरीके के जो सिविल्स की तैयारी करवाते हैं, मनी मिंटिंग मशीन्स बोला गया है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? I will say this is a fallacy or this is a problem of our education system. Nobody should mortgage or nobody should spend their hard earned money, जो survival money है, उसको किसी competitive exam की तैयारी के लिए सिर्फ जिसे कोचिंग कहते हैं उसके लिए खर्च करना सही नहीं है। जो हमने देखा है कि 4-5 लोग बैठे होते हैं एक मॉक इंटरव्यू में और कुछ भी सवाल कि आपने ये साड़ी क्यों पहनी, या एक सिचुएशन दे देना कि अगर ऐसे होता है तो ऐसे होता है, ऐसे ही होता है। बेसिकली इंटरव्यू इज अ प्रोसेस जहाँ पे एक पैनल, एक बोर्ड मेंबर आपको, मतलब जो कैंडिडेट है उसको ये जानने की कोशिश करता है कि ये व्यक्ति सोचता कैसे है। जो डिजिटाइजेशन का, जो ये एआई का, सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल इस वक्त प्ले कर रहा है दिमाग को मोल्ड करने में इस जनरेशन का। मेरा बेटा 3.5 साल का है ना। मैं चाहूँ कि वो कभी फोन देखे ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है जी। हम ये कर सकते हैं कि अब उसके हाथ में जब हम दे रहे हैं तो अच्छा वाला कंटेंट लगा दें, बस इतना हम कर सकते हैं। उसी तरह से जो बड़े लोग हैं वो कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, बड़े बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, कौन सा कंटेंट देख रहे हैं वो उन्हें देखना पड़ेगा। फर्स्ट, वॉच व्हाट कंटेंट यू आर वॉचिंग। बहुत कंस्ट्रक्टिव अच्छा कंटेंट हो आप तभी देखें। सेकंड, लिमिट। उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके यूपीएससी के एग्जाम्स क्लियर नहीं होते हैं, जिनके गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर नहीं होते हैं, उनको आप आगे का क्या रास्ता, क्या मैसेज देंगे? ज़रूरी नहीं है एक एग्ज़ाम नहीं निकला या निकला वो अच्छी बात है, निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं भी निकला तो आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि आप जहाँ जाएं, आपके अंदर वो काम करने की शिद्दत होनी चाहिए कि आप जहाँ जाएं आप वहाँ कमाल कर दें। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ स्मृति रस्तोगी। आज का ये एपिसोड उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई कर रहे हैं, खासकर यूपीएससी और सिविल्स के मद्देनज़र अपनी ज़िंदगी को उस तरह से उन्होंने, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने आप को ढाल लिया है यूपीएससी के लिए या पढ़ाई के लिए। चैलेंजेस हैं बहुत सारे, लाखों बच्चे हर साल यूपीएससी के एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो क्लैरिफाई कर पाते हैं, जो क्लियर कर पाते हैं अपना ये एग्ज़ाम। लेकिन ऐसे में उन लाखों स्टूडेंट्स का क्या? होपलेस नहीं होना है, डटे रहना है, बहुत कुछ ज़िंदगी में करना है। ज़िंदगी खाली एक गोल के इर्द गिर्द सीमित नहीं रह सकती, बहुत कुछ है। ज़िंदगी सिर्फ एक पेज हो सकता है, पढ़ाई या कोई एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम। ये तो बहुत तमाम रंग हैं, तमाम चीज़ें हैं, और इन्हीं तमाम रंगों, इन्हीं तमाम बातों पे और यूपीएससी को डिकोड करने में कि क्या है, क्या कुछ पीछे जाता है इसको एक सिविल सर्वेंट बनने में, और एक ज़िंदगी सिविल सर्वेंट के बियॉन्ड क्या हो सकती है, ये सब बातें करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर तनु जैन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक सिविल सर्वेंट 2015 बैच, और अब आपका अपना एक इंस्टीट्यूट है तथास्तु ICS।
तनु जी, बहुत सारी चीज़ें हमेशा मेरे जब गेस्ट आते हैं मैं इतनी इंक्विजिटिव रहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उन तमाम व्यूअर्स की एक आवाज़ बन करके सवाल कर रही हूँ और कई बार नहीं हो पाता 1 घंटे में सब कुछ सीमित कर पाना। बहुत क्रेज़ है भारत में सिविल सर्विसेज का, IAS ऑफिसर्स, UPSC क्लियर कर लिया, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का है। क्यों ये इतना ज़्यादा क्रेज़ है भारत में? देखिए, भारत में बिकॉज हम लोग एक फ्यूडल सोसाइटी रहे हैं, तो शायद थोड़ा सा कॉलोनियल लेगेसी भी है, जिसके कारण से सिविल सर्विसेज का एक जो पावर वाला एंगल है उससे इंस्पायर होते हैं बहुत सारे बच्चे। वो एक एंगल है, लेकिन और सिविल सर्विसेज की पढ़ाई जो अपने आप के अंदर है, जब आप एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग लेते हो, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनवायरनमेंट, एथिक्स, थिंकर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, जब आप इतना सब पढ़ लेते हो तो एक ज्ञान भी आता है। तो उस ज्ञान के लिए भी एक बहुत बच्चों में मैंने एक इंस्पिरेशन देखी है कि सिविल सर्वेंट कोई है या कि सिविल सर्विसेज किसी ने पास किया है तो माना जाता है कि उसे नॉलेज है या उसमें ज्ञान है या उसमें समझदारी या विजडम जिसे हम कहते हैं वो होगी। तो एक वो वाला एंगल है जो लोगों को इंस्पायर करता है। तीसरा, जो एक स्टेटस सिंबल है, क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी हैं बच्चों के पास, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज़ में रिस्पेक्ट, स्टेटस ज़्यादा मिलता है। कहते हैं ना कि उस घर से, उस गांव से कोई बच्चा सेलेक्ट हो गया है तो पूरा ऐसा लगता है पूरे कुल को तार दिया, कुल को तार दिया, यही चीज़ बोला जाता है। हाँ, और दूर दूर से लोगों को पता चल जाता है। आपने जैसे सिविल सर्विसेज क्लियर किया तो मतलब हमारे यहाँ कहावत है कि जो रिश्तेदार नहीं होता वो रिश्तेदार बन जाता है। तो दूर दूर से लोगों को पता चल जाता है। तो ये जो रिस्पेक्ट, स्टेटस है, मुझे लगता है ये बहुत बच्चों को इंस्पायर करता है। लेकिन उसके इर्द गिर्द, जैसा मैंने अभी अपने ओपनिंग में भी बोला, शो के इंट्रोडक्शन में भी, उसके इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी बना लेना। खासकर मैं बात कर रही हूँ यूपी और बिहार के एक क्षेत्र में, जिसमें एक कहते हैं कि बिहार के हर एक घर से, या बिहार सेंट्रिक होता है कि हर एक घर से एक सिविल सर्वेंट निकलता है और ऐसी उनकी ग्रूमिंग होती है। बचपन से बोला जाता है कि सिविल्स क्लियर करना है, सिविल्स क्रैक करना है। तो मतलब उसके इर्द गिर्द अपनी ज़िंदगी बना लेना सही है? फैमिलीज़ का प्रेशर, तो पीयर प्रेशर, इतनी बड़ी ज़िंदगी है, बहुत सारे रंग हैं ज़िंदगी में। ठीक है, कई बच्चों के क्लियर हो जाते हैं, मैं उनकी बात करूँ जिनके नहीं क्लियर हो पाते हैं, नहीं तो बाद में हम सक्सेस स्टोरीज़ के बारे में बात करेंगे। एब्सोल्युटली, मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक एग्ज़ाम को एग्ज़ाम के तरीके से ही लेना चाहिए। देखिए, एग्ज़ाम कोई भी हो, आसान तो कोई सा एग्ज़ाम नहीं है। चाहे आप किसी भी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम की बात करें, IIT, नीट, MBA के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, क्लैट के एग्ज़ाम्स होते हैं, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स होते हैं, UPSC के लिए, CDS के लिए, CAPF के लिए, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वी हैव। आसान कोई सा नहीं है। हाँ, ये वाली बात है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, उसमें से कुछ का सिलेक्शन होता है। अब मेन परेशानी कहाँ से शुरू होती है कि जब बच्चा इस एग्ज़ाम को ही अपनी ज़िंदगी बना लेता है, या वो ये मान लेता है कि अब एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो मेरी कोई वर्थ नहीं है। तो उन बच्चों के लिए मैं सबसे पहले बता दूं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में फेल हुए और उसके बाद वो अपनी लाइफ में इतने सक्सेसफुल हुए कि उन्हें कभी रिग्रेट भी नहीं हुआ कि वो फेल हुए थे। चाहे वो सुंदर पिचाई जी हूँ, ही गेव सिविल सर्विसेज, ही कुड नॉट क्लियर, ही वेंट, he is famous now. When I say Sundar Pichai, you don't need introduction now. True. Similarly, Amitabh Bachchan sir, he also gave civil service. There are n number of people who gave it, could not clear, but it doesn't mean they didn't have any value. तो कभी कोई बच्चा फेल हो भी जाए तो उसे ये याद रखना है कि it was just an exam. और आपने जो उस एग्जाम से सीखा, मेरी तो बहुत बच्चों से बात होती है, ऐसे फ्रेंड्स भी हैं मेरे बहुत सारे जिन्होंने क्लियर किया, ऑफ कोर्स उनकी तो बात है ही, लेकिन जिन्होंने नहीं भी किया वो भी अपनी उस नॉलेज को बहुत चेरिश करते हैं कि आप इतना पढ़ने के बाद जो व्यक्ति बनते हैं, जो आपकी नॉलेज बेस आती है, उसके बाद भी आप जीवन में जहाँ जाते हैं ना वहाँ आप कमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि वी शुड टेक इट मोर एज अ जर्नी, द जर्नी ऑफ सेल्फ एवोल्यूशन, कि हमने UPSC की तैयारी करी या किसी भी एग्जाम की तैयारी करी, उसमें सीखा बहुत, क्लियर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, वहाँ पे रुकना नहीं है। मगर अनफॉर्चुनेटली ना कि जो UPSC नहीं क्लियर कर पाता है, बहुत कम फैमिलीज होती हैं जो उसको एक ओपन हार्ट से वेलकम करती हैं, नहीं तो एक फेलियर वर्ड एक जुड़ जाता है, यार UPSC नहीं क्रैक कर पाए या UPSC नहीं क्रैक कर पाया, आपके बच्चे ने तैयारी की थी, UPSC नहीं, फलाने के बच्चे ने तैयारी की थी, साल 2 खराब किए, 3 साल 5 साल खराब करे, UPSC नहीं क्लियर कर पाया।
तो ये एक तो टैबू है ही है सोसाइटी में कि मतलब ये फेलियर वाला ये माइंडसेट न जाने कब ये चेंज होगा और कितना समय लगेगा इस माइंडसेट को चेंज होने में। आपने एक पावर की बात कही, पावर और प्रेस्टीज और कि मैं चलिए बात आपकी मान लेती हूँ, लेकिन आप खुद एक 7 साल एक सिविल सर्वेंट रही हैं, क्या वाकई में इतनी पावर होती है जिस पावर का इतना ज़्यादा क्रेज है? आई विल से कि पावर, अब पावर किस तरीके की पावर की हम बात कर रहे हैं, है ना। बहुत लोग पावर को एक नेगेटिव पावर के तौर पे समझते हैं। नेगेटिव पावर क्या है कि किसी को परेशान करने की पावर, है ना, किसी की फाइल रोक देना, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे रेड करवा देना, या डिले करना, या एक्सटॉर्शन करना, ये भी एक नेगेटिव पावर में आता है। ये वाली पावर धीरे धीरे सारे सिविल सर्वेंट्स के पास कम होती जा रही है। आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जितने आए हैं सरकार के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन हो रहा है। ये वाली पावर पहले शायद थी, लेकिन अभी अपने आप ही सिस्टमैटिकली कम होती जा रही है। दूसरी पावर हुई हमारी पॉजिटिव चेंज करने की पावर, जिसे हम ज़्यादा अच्छे से समझे तो अथॉरिटी, ना, कि आप किसी व्यक्ति के पास कोई एंटाइटलमेंट नहीं है, क्या आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। एजुकेशन अच्छी नहीं है, क्या आपके पास ये पावर है कि उसको आप बेहतर कर सकें, नए रिफॉर्म्स ला सकें। क्या आपके पास ये पावर है कि जिस बच्चे के पास खाना नहीं है उसके पास खाना पहुंचे। तो अगर वो वाली पावर है तो वो सिविल सर्विसेज के पास है। अलग अलग लेवल पे है, प्रोसीजरल है, प्रोसीजर के थ्रू होती है, लेकिन हाँ वो वाली पावर होती है। करप्शन, क्योंकि आधे लोग ये भी सोचते हैं ना कि यार ठीक है, बहुत गरीबी से उठ करके आए हैं, बहुत एक मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से उठ करके आए हैं, तो पैसा भी कमाने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे देता है। बहुत लोगों के लिए एक रिडीमिंग एक्टिविटी है कि अब इतना पैसा हमने खर्च किया है, अपनी पढ़ाई में बच्चे को बड़ा किया है, तो अब इतना उससे निकलना चाहिए। लेकिन वही ये नेगेटिव पावर वाला हिस्सा है ना, जो धीरे धीरे कम हो रहा है। और अच्छे बुरे लोग तो सब जगह हैं, वो आप किसी भी फील्ड में देखिए सब जगह हैं। हमारी बस यही कोशिश हो सकती है कि बुरे लोग कम आए। और मैं आपको एक बात और बताऊं, हमारे पास हम करप्शन की इतनी बात करते हैं, लेकिन इतने सारे ईमानदार ऑफिसर्स हैं, उनकी कोई बात नहीं करता। इतने ईमानदार ऑफिसर्स भी मैंने पूरी अपनी जर्नी के दौरान देखे हैं कि आप उनकी ईमानदारी के सदके ले सकते हैं, जो कितनी भी टेम्पटेशन के बीच में कभी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। और ऐसे पर बात यही है कि जो चीज़ ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा हाईलाइट भी होता है। अच्छा, ये बात कहना कितना सही होगा तनु जी कि एक अच्छा ऑफिसर या एक अच्छा लीडर बनने में, मैं सिविल सर्विसेज की भी बात कर रही हूँ, मैं इन जनरल भी बात कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरा मानना है कि अगर आप एक टीम लीड करते हैं, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन, टीम से बढ़कर के अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन लीड करते हैं, क्योंकि आप न जाने कितने हज़ारों या लाखों या कितने लोगों को आप रिप्रेजेंट करें, तो आपको एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा ऑफिसर होने के लिए यू नीड टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। ये बात कितनी सही है? ये बात बिल्कुल सही है, किसी भी प्रोफेशन के लिए सही है, और सिविल सर्विसेज के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। जैसे मैं एथिक्स की क्लासेस भी लेती हूँ अपने बच्चों को, मैं नीति शास्त्र या एथिक्स जिसे कहते हैं वो पढ़ाती हूँ। तो मैं हमेशा एग्जाम्पल कोट करती हूँ कि 2 दुकानदार हैं, एक दुकानदार चीटिंग करता है ना, आपको पता है कि वो दाल देगा कम देगा, चावल देगा थोड़े से कम देगा, पैसे ज़्यादा लगाएगा या मिलावट करेगा, है ना। दूसरा दुकानदार है जो ईमानदारी से सारे काम करेगा। आपने दोनों से एक बार दाल खरीदी, आपको पता चल गया, अगली बार आप कहाँ जाएंगे? ईमानदार वाले के पास। बिजनेस किसका बढ़ेगा? ईमानदार वाले का। तो इकोनॉमिक सेंस भी यही कहती है कि ईमानदार रहना सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली वायबल है। उसी तरीके से आप देखिए ब्यूरोक्रेसी में, सिविल सर्विसेज के अंदर, ठीक है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स के प्रेशर्स होते हैं, है ना, सब प्रेशर्स होते हैं। ऐसा होता है कि किसी ईमानदार ऑफिसर को कभी थोड़ा हैरेस भी किया जा सकता है इधर उधर, लेकिन कभी कोई जिम्मेदारी का काम आ जाए प्रदेश में, स्टेट में, चाहे कोई भी हो, सीएम हो, कोई भी मंत्री हो, उसको पता है काम वही करेंगे। तो जो सबसे रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस होंगी वहाँ पे उनको लगाना ही पड़ेगा ईमानदार ऑफिसर को जो काम करके देते हैं। सो आई एज अ, और ब्यूरोक्रेसी के बारे में एक बात और बड़ी फेमस है कि
कि जो ऑफिसर होता है उससे पहले उसकी इंफॉर्मेशन ट्रैवल कर जाती है। तो एक जिले से या एक डिपार्टमेंट से ऑफिसर दूसरे डिपार्टमेंट जाता है, सबको पहले पता होता है ये कैसा ऑफिसर है। ईमानदार ऑफिसर से कोई ऐसी डिमांड्स भी नहीं करता। ईमानदार ऑफिसर जो होता है उसको सब रिस्पेक्ट भी करते हैं। ऐसे कितने ऑफिसर्स हैं जो रिटायर हो गए लेकिन आज तक उनकी रिस्पेक्ट उनकी ईमानदारी के कारण ही है। सो दिस इज माय पर्सनल बिलीफ दैट ऑनेस्टी इज वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसीज। मगर ऐसे लोग बहुत जल्दी पॉलिटिक्स के शिकार भी हो जाते, जैसा आपने बोला ट्रांसफर पोस्टिंग्स या पोस्टिंग्स का प्रेशर होता है। तो एक मतलब एक बार कोई एक ईमानदार आदमी भी ये सोचेगा यार इतने मतलब मैं अपनी फैमिली बच्चे सब कुछ लेकर के बाहर, मेरे साथ साथ अकेला मैं ही नहीं सफ़र कर रहा हूँ, मेरे बच्चे मेरी फैमिली भी सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसे में मतलब एक लाइफ होती है, मतलब मैं अगर समझना चाहूँ एक सिविल सर्वेंट की क्या जिंदगी, ईमानदार सिविल सर्वेंट की, दोनों, क्योंकि आपकी जर्नी रही है, एक एक्सपीरियंस रहा है आपका, इसमें आपके दोस्त बने होंगे, उनके साथ उठना बैठना आज भी आपका होता होगा, और अच्छे भी होंगे जो अपने अच्छे एक्सपीरियंस भी बताते होंगे, ऐसे भी होंगे जिनका अच्छे से जिंदगी कट भी रही होगी। अगर हम समझें बहुत मतलब इस बात को समझा पाना वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हम एक एग्जाम्पल से समझें कि ऐसा हो सकता है कि दो ऑफिसर्स हों और एक बहुत ईमानदार ऑफिसर है, एक शायद उतने ईमानदार नहीं है अपनी डीलिंग्स में। तो जो ईमानदार नहीं है उनके पास सुख सुविधाएं थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कन्विक्शन और उनकी जो पीस ऑफ माइंड है वो बहुत डिस्टर्ब्ड रहता है। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली। मतलब मैं जो आंसर ढूंढ रही थी वो मुझे जो मेरे दिमाग में था वो आपने बोला जी। पीस ऑफ माइंड। आप कैसे अपने बच्चे को कन्विक्शन से कहेंगे बेटा झूठ मत बोलो, कैसे अपने कन्विक्शन से अपने बच्चे को बोलेंगे बेटा चोरी मत करो, है ना। और आपका बच्चा आपसे पूछे अगर कि पापा या मम्मी आप एक अच्छे ऑफिसर हैं, तो आप अगर वो बात को एकदम कन्विक्शन से हाँ नहीं कह पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप खुद दिल में एक बहुत कीमती चीज खो रहे हैं कुछ पैसे के लिए। दिल की सबसे बड़ी कीमती चीज क्या है? सेल्फ वर्थ। और मतलब मैं इस बात को बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं कि वैल्यू करती हूँ, और अपने बच्चों को भी मैं सिखाने की कोशिश करती हूँ कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू इज योर सेल्फ वर्थ। दूसरा आपको अप्रिशिएट कर रहा है, फाइन, वो आपको डेप्रिशिएट भी कर देगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अपनी नजरों में कैसे हो, that makes a lot of difference. If you think you are a good person, you are an honest person, you feel that happiness in you. और अगर आपको ही नहीं लगता आप अच्छे हो, तो एक आदमी जिसके साथ आपको हमेशा रहना है, दिन रात सोते जगते रहना है, वो तो आप खुद हो ना। तो आपको अपने आप को पसंद करना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक बीइंग एथिकल या बीइंग ऑनेस्ट या बीइंग व्हाटएवर इट इज, बीइंग गुड इन इटसेल्फ, सबसे बड़ा पर्क तो यही है कि आप अपने आप को पसंद करने लगते हो। अच्छा, एक और चीज़ मैंने तनु जी सुनी है कि क्या होता है ना कि अच्छा बड़ा फिल्मी है, पता नहीं आप बता पाएंगी अगर आपको उचित लगे तो। कहा जाता है कि अगर ब्यूरोक्रेसी में और इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा कहा जाता है, खासकर पुलिस की नौकरी हो गई, जज की नौकरी हो गई और ऐसे लॉ मेकर्स की नौकरी हो गई, काम हो गया, उसमें कहा जाता है कि जो काम आप गलत करते हैं उसका खामियाजा आप नहीं भुगतते हैं, उसका खामियाजा आपकी नेक्स्ट जनरेशन भुगतती है। ये ब्यूरोक्रेसी और इन सब चीज़ों में बहुत कहा जाता है कि अगर आप गलत काम कर रहे हैं, आप किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो वो आपके साथ भले ही ना हो, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए करते हो ना, नेक्स्ट जनरेशन को। तो ये चीज़ बहुत ही आप कितना इस चीज़ पे वास्ता रखेंगे? वैसे तो मैं फिलॉसफी पढ़ाती हूँ, दर्शन शास्त्र भी पढ़ाती हूँ। तो आई थिंक आप यू आर द बेस्ट पर्सन जो मेरे सवाल का जवाब दे सकता है। मुझे लगता है कि अगर हम दर्शन शास्त्र के हिसाब से देखें तो कर्म सिद्धांत जो हमारी इंडियन फिलॉसफी की बैकबोन है, वो अपने आप में बहुत चीजें एक्सप्लेन कर देती है। कर्म सिद्धांत कहता है कि अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे करे हैं तो बुरे मिलेंगे। सो इट इज लाइक अ वेरी नेचुरल लॉ, जैसे लॉ ऑफ मोशन है, इट हैज बीन इन इंडियन फिलॉसफी पुट अप एज अ यूनिवर्सल लॉ व्हिच नोबडी कैन चेंज, इवन गॉड्स कांट चेंज। अगर भगवान बुद्ध ने, भगवान महावीर ने, भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, किसी ने, सीता ने, जिसने जो कर्म किए उन्हें वो भुगत के यहीं पर जाना पड़ा। तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली इट इज
इट इज ट्रू। जैसे हम कहते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, अब वो रिएक्शन तो रिएक्शन होता है। अच्छा, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हर साल लगभग कितने स्टूडेंट्स ऑन एन एवरेज सिविल सर्विसेज के एग्जाम में अपीयर होते होंगे, और उनमें से सक्सेस रेशियो, मतलब सक्सेस रेशियो खाली मैं सिविल्स की ही बात नहीं कर रही हूँ, मैं जनरली बात कर रही हूँ कि कोई दूसरा गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं या कहीं पर अपीयर हो जाते हैं, तो क्या वो एवरेज है? तैयारी तो बहुत लोग करते हैं, उसका सही आंकड़ा तो हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं कि वो तैयारी बस मन में कर रहे होते हैं, उन्होंने किताब नहीं उठाई होती, लेकिन हाँ सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे वाले बोर्ड में रहते हैं। लेकिन अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो लगभग 10 लाख बच्चा जो है वो फॉर्म भरता है यूपीएससी का हर साल, और उसमें से सिर्फ 5 या 6 लाख बच्चा ही एग्जाम देता है प्रीलिम्स का, और अंत में प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की स्टेजेस पार करते करते तक लगभग 800 से 1000 बच्चे सिविल सर्विसेज के लिए सिलेक्ट होते हैं जी। और यही आंकड़ा लगभग सारे इंडिपेंडेंट एग्जाम्स का भी है। बैंकिंग वगैरह के एग्जाम्स में और ज़्यादा, वहाँ पे तो 20-30-40 लाख बच्चा भी फॉर्म भरता है, तो वो तो और भी ज़्यादा है, लेकिन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगभग यही आंकड़ा है। अब एक बात रही कि बाकी एग्जाम्स में भी पास कर जाते हैं क्या? हाँ, ऐसा बहुत सारा होता है। यूपीएससी का बच्चा आया, उसने यूपीएससी की तैयारी करी, तो उसने क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रखी है, उसके लिए पीसीएस थोड़ा आसान हो जाता है। तो एक बहुत भारी मात्रा में यूपीएससी के लिए तैयारी करने वाला बच्चा पीसीएस में निकल जाता है। उसी में से और बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, सीएपीएफ का एग्जाम होता है जो कि बिल्कुल यूपीएससी से मिलता जुलता उसकी तैयारी है, वो वहाँ निकल जाते हैं। उसी तरह बहुत सारे बच्चे जो 12th के बाद प्रिपेयर करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद करते हैं, वो सीडीएस, एनडीए, इन सब एग्जाम्स में निकल जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आरबीआई, बैंकिंग, पीओ, इन सारे एग्जाम्स में भी निकल जाते हैं। तो क्योंकि ओवरऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स का पैटर्न काफी सिमिलर है, जिसे कहते हैं जीके या जनरल स्टडीज, वो वाला पोर्शन बहुत सिमिलर है। तो उसी तरह लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ये वाला पोर्शन बहुत सिमिलर है, तो काफी एग्जाम्स में वो लोग पास कर जाते हैं। तनु जी, आपकी मैं थोड़ी जर्नी के बारे में बात करूँगी। बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी जर्नी रही है कि मतलब एक आपका करियर शुरू हुआ डेंटिस्ट्री से, फिर आईएएस, मतलब फिर सिविल सर्विसेज, डेंटिस्ट्री से सिविल सर्विसेज, और अब फाइनली मतलब टीचिंग तो नहीं कहूँगी, एक एडुकेटर के रूप में आप हैं। आई मीन लाइक बहुत ही कम स्पैन में हर 3 अलग अलग करियर्स के अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं। क्या स्पेशल रहा है इस जर्नी की लर्निंग्स में? क्या कुछ अगर सीख रही होगी हर एक करियर में? बहुत सारी सीखें। और एज अ डेंटिस्ट, एज अ डॉक्टर, मुझे बहुत सीखने को मिला अबाउट बायोलॉजी, अबाउट ह्यूमन बॉडी, अबाउट इवन ब्रेन, how it works, and also about human nature. Because when you see people in pain, when you see people neglecting their health and then getting treated, so it is a kind of a learning. बहुत मेडिकल फील्ड बहुत कुछ सिखाती है, बहुत सारी चीज़ें सिखाती है आपको, ह्यूमन रिलेशंस के बारे में, द रियलिटी ऑफ वर्ल्ड। लेकिन हाँ, बड़ा सीमित दायरा रहता है वहाँ पे। मेडिकल के अलावा आपको कुछ पता नहीं रहता कि इकोनॉमी कैसे काम करती है, पॉलिटी, यार ये सब चीजें आपको एकदम एलियनेटेड हो जाते हो आप इन सब से। सिर्फ एक डॉक्टर, एक पेशेंट, हाँ, और ह्यूमन बॉडी। हाँ, ह्यूमन बॉडी, डॉक्टर, पेशेंट, ह्यूमन रिलेशंस, ये सब चीजें आपको समझ में आती हैं। लेकिन अगर आप किसी डॉक्टर से लॉ, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा बात करेंगे तो उन्हें ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता, until unless they read it themselves। कुछ होते हैं, कुछ अपने आप पढ़ते हैं, उनकी बात अलग है। ब्यूरोक्रेसी is more about understanding the systems and general awareness, logic. A civil servant may or may not have knowledge, उसको सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं हो सकता, है ना। एक सिविल सर्वेंट पेंशन भी देखता है, एजुकेशन भी देखता है, लॉ एंड ऑर्डर भी देखता है, अलग अलग समय बहुत सारी चीज़ें देखता है, सैनिटेशन, हेल्थ, अलग अलग इश्यूज होते हैं, वो सब जगह नहीं देख, सब चीज़ें उसे डायरेक्टली डिटेल्स में नहीं आती, लेकिन उसे एक चीज़ समझ में आती है कि उसका लॉजिक बहुत स्ट्रांग होता है। एक जनरल अवेयरनेस है कि इकोनॉमी ऐसे काम करती है, पॉलिटी ऐसे काम करती है, तो उस जनरल अवेयरनेस से वो अपने एक जनरलिस्ट अप्रोच के कारण डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी कर सकता है। दैट एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग वो मुझे वहाँ से सीखने को मिली।
जिसे हम कहते हैं कि जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, मगर एक टाइम पे ये बिल्कुल ही अलग हुआ करता था। ये कहावत बिल्कुल अलग हुआ करती थी कि मास्टर ऑफ जैक ऑफ नन मास्टर ऑफ वन, ऐसे कहा जाता था कि भाई एक चीज को आप मास्टर कर लो तो यू विल दैट स्पेशलाइजेशन, दैट स्पेशलिस्ट के लिए। लेकिन मुझे लगता है जैक ऑफ ऑल एक जिंदगी में एक तैयार कर देते हैं, जिंदगी के लिए एक दावेदार तैयार कर देते हैं विक्ट्री के रास्ते पे। यूपीएससी की तैयारी बहुत वर्दी है। इट्स मतलब आई मे बी बायस्ड बिकॉज आई जस्ट लव इट। मुझे ऐसा लगता है कि किसी फील्ड में आप जाएंगे आपको बड़ी लिमिटेड नॉलेज होगी। आप डॉक्टर बन रहे हैं, मेडिकल की नॉलेज है। आप लॉयर बन रहे हैं, सिर्फ लॉ की नॉलेज है आपको। आप इंजीनियर बन रहे हैं, सिर्फ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या साइंस जो भी आप जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उसकी नॉलेज है आपको। लेकिन सिविल सर्विसेज एक ऐसी आपका एरिया है जहाँ पे आपको इतनी डाइवर्स नॉलेज होती है कि आप टैक्स वाले व्यक्ति सीए के साथ बैठेंगे तो आप टैक्सेशन पे बात करना स्टार्ट कर देंगे। आप डॉक्टर के साथ बैठेंगे, आप मेडिकल पे बात करना स्टार्ट कर देंगे। आपकी नॉलेज बड़ी वाइड स्प्रेड हो जाती है एंड दैट वाइड स्प्रेड नॉलेज अल्टीमेटली इवॉल्व्स यू एज अ पर्सन। यूपीएससी की जर्नी ऐसी है या जो तैयारी है उसको वो उसका सिलेबस ऐसा है, उसमें किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है, वो सिलेबस ही ऐसा है, वो पैटर्न ही ऐसा है कि वो आपके अंदर कुछ क्वालिटीज भर देता है। जैसे पेशेंस, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, 3 स्टेजेस। आप इंटरव्यू में भी फेल हुए फिर प्रीलिम्स देना है। पेशेंस चाहिए, आपको बहुत हिम्मत चाहिए दोबारा से शुरू करने के लिए। ट्रू। सो इट इज लाइक अ प्रोसीजरल वे ऑफ क्रिएटिंग दोज कैरेक्टर्स। आपका अपना इंस्टीट्यूट भी है तथास्तु ICS। जनरल ये अब परसेप्शन ऑफ लेट ये हो गया है कि ये जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं या इस तरीके के जो सिविल्स की तैयारी करवाते हैं या कोचिंग सेंटर्स भी हैं, आपका कोचिंग सेंटर नहीं है लेकिन मैं कोचिंग सेंटर के बारे में भी बात करूँ, अब ये मान्यता है कि नैरेटिव है कि भाई, और ऐसा है भी कि भाई कोई कुछ मॉर्गेज करके पैसा लेकर के आया अपनी पढ़ाई को एड करने के लिए, फाइनेंस करने के लिए, कोई कुछ कैसे कैसे करके पैसों की वो होती है, तो लेकिन मनी मिंटिंग मशीन्स बोला गया है ऑफ लेट ऐसे एजुकेशनल हब्स को या इंस्टीट्यूट्स को या कोचिंग सेंटर्स को। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? I will say this is a fallacy or this is a problem of our education system. And it is a big problem. It is not a small problem. First, किसी को भी, it's also a message to everybody and anybody who is listening to this. Nobody should mortgage or nobody should spend their hard earned money, जो survival money है ना, जो सर्वाइवल वाला मनी है, उसको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सिर्फ जिसे कोचिंग कहते हैं उसके लिए खर्च करना सही नहीं है। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम मीन्स दैट सम विल पास, सम विल फेल, मेनी विल फेल रादर, है ना। इसी चीज से मुझे बहुत प्रॉब्लम है। बल्कि मुझे इस पूरे जो कॉन्सेप्ट है खाली बैठ के सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना, या जैसे कोचिंग इंडस्ट्री बोलते हैं ना कि भाई कोचिंग इंडस्ट्री का नाम क्या है कि आप तैयारी कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। एजुकेशन तो देखिए वो भी है, वो भी पढ़ाई है, लेकिन उस पढ़ाई का कोई रिकॉग्निशन नहीं है। सबसे उस टाइम का कोई रिकॉग्निशन नहीं है। उस टाइम का कोई रिकॉग्निशन नहीं है कि आपने ग्रेजुएशन करी, उसके बाद आप 2 साल आप पढ़े, आपने इतनी सारी चीजें पढ़ी, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं है उस चीज का। मुझे इस चीज से बहुत परेशानी थी और शायद यही कारण भी था मेरा तथास्तु को लेकर आने का। क्योंकि मेरा मानना ये है कि डिग्री के साथ साथ ही आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो। आप ग्रेजुएशन में हो 3 साल 4 साल जितना समय है आपके साथ, उसी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो। आप यूपीएससी देना चाहते हो, CDS जो देना चाहते हो, उसी दौरान तैयारी करो। आपने ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ तैयारी करो। तथास्तु में हमारा कॉन्सेप्ट यही है, BA प्लस यूपीएससी। आप BA कर रहे हो, 3 साल में ही यूपीएससी की तैयारी करो, क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन, आपको रिकॉग्निशन तो आपकी ग्रेजुएशन की मिल ही रही है ना। जो आप रिकॉग्नाइज्ड, आपका जो जिसे कहते हैं ना कि नोटेड टाइम और द टाइम विच इज रिकॉग्नाइज्ड, आप उसे यूटिलाइज कर रहे हो। उसके साथ साथ आप अपनी अपस्किलिंग कर रहे हो, कुछ सब्जेक्ट्स कर रहे हो, आप उसी दौरान और नॉलेज ले रहे हो जी। और तो मतलब खाली बैठ करके जो आप कह रही हैं, क्योंकि वाकई में क्योंकि समय भी एक स्टूडेंट अच्छा होपलेस हो जाना उसके बाद, क्योंकि आपने कहा ना बार बार वो प्रोसेस शुरू करना, एस्केलेशन ऑफ स्टेक्स, इतना स्टेक्स बढ़ जाता है बच्चों का, वो बर्डन्ड हो जाते हैं। उन्होंने 2 साल 3 साल अटेम्प्ट्स दिए, 3 साल बाद उन्हें लगता है कि
मैंने तो कुछ नहीं किया। और मेरे साथ का जो मेरा क्लासमेट था वो जॉब करते करते उसको 2 साल या 3 साल हो गए उसके पास हैं, एक्सपीरियंस आ उसके गया, पास एक्सपीरियंस, उसके पास पैसा है, वो उसके पैसा पास भी पैसा कमा रहा है, है। उसके पास डिग्री है। बहुत सारे बच्चे तो हमारे पास MBA प्लस UPSC, आप MBA करो ना, साथ में UPSC करो, एक डिग्री भी हो गई आपकी, आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर ली। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इट्स नॉट जस्ट अबाउट UPSC, इट्स अबाउट एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू शुड डू इट विद योर डिग्री प्रोग्राम्स, यू शुड डू इट विद योर जॉब्स, क्योंकि रिस्क फैक्टर हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और मुझे लगता है ना तनु जी, जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना कि हम कर नहीं पा रहे, क्या पता आप अपने किसी कोर्स के साथ करते करते, किसी डिग्री प्रोग्राम के या अपनी जॉब के साथ करते करते बहुत लोग क्लियर करते हैं। मेहनत लगती है, इट्स नॉट अ केक वॉक। अगर आप ये सोचे कि नहीं हम आएंगे जी ऑफिस से थक गए हैं पैसे कमा रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब आपको एक डेडिकेटेड टाइम तो देना पड़ेगा। अब वो कैसे मैनेज करते हैं, और देखिए जहाँ चाह वहाँ रहा होता है। नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जॉब के साथ ही क्लियर किया है, और नॉट जस्ट क्लियर किया है, टॉप रैंकर्स आए हैं, है ना। तो कितने सारे एग्जाम्पल्स आप सर्च करोगे, आपके सामने एग्जाम्पल्स आ जाएंगे कि कॉलेज के साथ तैयारी करी, क्लियर हो गए, टॉप रैंकर्स बन गए, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ करी, जॉब के साथ करी। सो आई एम अगेंस्ट दिस फैलेसी कि स्टॉप सिटिंग आइडियल एंड डूइंग जस्ट कई बच्चों की चॉइस होती है, कई बच्चों के मन में होता है कि वी डोंट वांट टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, इट्स फाइन, इट्स अ चॉइस। देन इफ यू हैव मेड दैट चॉइस, देन यू शुड नॉट बी थिंकिंग कि मैं कुछ और कर लेता। तो आपको वो चॉइस करनी फिर पड़ती वो प्रेशर नहीं, फिर आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा कि भाई ये मैंने बहुत सेनली ये चॉइस इसके लिए ऑप्ट किया है, और ये आई वाज प्रिपेयर्ड, ये होना ही था। यस, तो आपको जो भी आप जहाँ, मतलब इट हैज टू बी अ वेरी वाइज डिसीजन। आप कहीं पे इफ यू आर पुटिंग योर मनी, देन इट शुड बी समथिंग व्हिच इज गिविंग यू अ कंप्लीट वर्थ। तनु जी, अब तो खैर सोसाइटी में काफ़ी कुछ चीज़ों में चेंज आ रहा है कि भाई पढ़ाई को लेकर के पेरेंट्स का जो आउटलुक है एजुकेशन सिस्टम को लेकर के, उसमें काफ़ी कुछ चेंज आ रहा है। जैसे पहले सब्जेक्ट्स माना गया था, अच्छा साइंस पढ़ रहे हो या मैथमेटिक्स है, इनके लिए ऑप्ट किया है अपने ग्रेजुएशन में, वेल एंड गुड। अच्छा अभी भी मगर एक ऐसा बड़ा सेक्शन है, मैं छोटा सेक्शन नहीं बोलूँगी, जो कहेगा अच्छा अब आपको नहीं पता ना बच्चे के माइंड में क्या है। ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा आर्ट्स कर रहा हो, या जिस बच्चे ने 12th में 10th के बाद सिविक्स या अपना क्या कॉमर्स ऑप्ट किया हो, ज़रूरी नहीं कि वो बच्चा वीक हो पढ़ाई में। ये एक बहुत बड़ा सोसाइटी में और ख़ासकर पेरेंट्स के साथ एक कंपटीशन बना हुआ है, जिसमें बच्चों का मुझे लगता है बहुत हार्ड टाइम होता है, नहीं पढ़ना चाहते हैं। भाई इतनी तमाम फिल्में भी बनी है, तमाम बहुत डिस्कशंस भी हुए हैं, बहुत चीज़ें सामने रखी है, टाइम एंड अगेन बहुत लोगों ने आ करके ये चीज़ सामने रखी है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, साइंस और मैथ्स के बियॉन्ड भी दुनिया है, क्योंकि मैं खुद साइंस ग्रेजुएट हूँ, ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री पढ़ करके मैं यहाँ पे पिछले 17 सालों से जर्नलिस्ट हूँ, और मैं सवाल कर रही हूँ लोगों से। अपना मैं एक पत्रकार हूँ, तो मुझे ये चीज़ समझ में, और यकीन मानिए आता होगा, मैं कह रही हूँ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए आपको ह्यूमन एनालॉजी पता होनी चाहिए, आपको बॉटनी पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन मतलब पाइथागोरस थ्योरम मेरे काम नहीं आई, ना ही अलजेब्रा मेरे काम आया। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये चीज़। आई थिंक होलिस्टिक डेवलपमेंट हमारे यहाँ होना चाहिए, उसकी कमी है। जैसे जब बच्चे, खैर अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी से हम लोग जो सरकार है वो इस गैप को ब्रिज करने की कोशिश कर रही है, इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम्स लेकर आने की कोशिश कर रही है कि कोई बच्चा आर्ट्स से साइंस में स्विच कर सके, साइंस से आर्ट्स में कर सके, मिक्स बैग ले सके, वो हिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ सके। ये ला रहे हैं सिस्टम, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो साइलोज वाली प्रॉब्लम है ना। साइंस को सिर्फ आपने साइंस में कर दिया, साइंस का इफेक्ट तो बताया ही नहीं, और आपने ये तो बताया नहीं एटम बॉम्ब बनाओगे तो लोगों के लिए कितनी परेशानी होगी। ह्यूमन नेचर, साइकोलॉजी उन्हें पढ़ाई नहीं है ना। तो वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। और पेरेंट्स जो प्रेशराइज करते हैं बच्चों को कि आप साइंस लीजिए तब आप ज्यादा, पेरेंट्स की काउंसलिंग होना बहुत जरूरी हो गया, बहुत जरूरी है, बहुत आई थिंक मोर देन स्टूडेंट्स, पेरेंट्स की काउंसलिंग होना बहुत जरूरी हो गया, बहुत ज्यादा। अब तो होम ट्यूशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत चीजें आ रही हैं, बच्चे मतलब बहुत होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, बच्चे होलिस्टिकली डेवलप हो रहे हैं। उनको हॉर्स राइडिंग भी आती है, उनको स्विमिंग भी आती है, उनको मैथमेटिक्स, वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। हाँ, वी शुड गिव देम फ्रीडम। मुझे ऐसा लगता है कि हर बच्चे के टेम्परामेंट के हिसाब से उसे चूज करने देना चाहिए। और मैंने तो बहुत स्मार्ट लोगों को देखा जिन्होंने आर्ट्स लिया एंड दे हैव डन सो गुड इन देयर लाइफ,
सो गुड। अल्टीमेटली मतलब एक आपका एंड गोल क्या होता है? एंड गोल आपका क्या है? मतलब मैं ही नहीं कहती बहुत जल्दी आपको समझ में जाएगा अच्छा ये मेरा एंड गोल है। लोग डिसाइड बहुत कुछ करते हैं, एंडेवर सबके सबके होते हैं, लेकिन एंड गोल यही है ना कि भाई आप कुछ अच्छा करें जिंदगी में। कोई ये तो नहीं कहेगा कि हाँ कि आप इसमें एक अच्छे आप प्रोफेसर बन जाइए, अच्छे जिंदगी में आप अच्छा करें। आई थिंक अल्टीमेटली पेरेंट्स भी यही चाहते होंगे, डीप बॉटम डाउन चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा अच्छा करे, खुश रहे, है ना, लेकिन बस उन्हें ना वो रास्ता नहीं समझ में आता। और कहीं ना कहीं कंपटीशन रहते हैं, पड़ोसी का बच्चा ये कर रहा है, हमारे रिश्तेदार के बच्चे ये कर रहे हैं, कंपटीशन बहुत खराब है और ये है बहुत ज्यादा है, बहुत आपको ज्यादा तो है। बहुत सारे ऐसे रहे होंगे इंसिडेंट। अच्छा बताइए ना तनु जी, कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके कोई स्टूडेंट के साथ रहा हो? बहुत मतलब हमारे इतने व्यूअर्स हैं, बहुत अच्छा एक हमारा व्यूअरशिप है और बहुत अच्छे अच्छे सवाल भी आते हैं। कोई ऐसा एक इंसिडेंट हो जो आपको मूव कर गया हो, या आपको लगता है कि वर्दी हो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना? जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे पेरेंट्स, एनी इंसिडेंट, बच्चों का मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगी। बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, बहुत सारी, एंड एज अ टीचर इट इज अ काइंड ऑफ अ ड्यूटी आल्सो, एंड इट इज काइंड ऑफ अ प्रिविलेज आल्सो दैट स्टूडेंट्स ओपन अप। बच्चे अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं और वहाँ से समझ आता है कि उनकी लाइफ में कितनी परेशानियाँ रही हैं। जैसे एक बच्ची मेरे पास आई और उसने बताया कि पेरेंट्स उसको फोर्स कर रहे हैं कि तुम यूपीएससी का एग्ज़ाम मत दो, है ना, क्योंकि इसमें रिस्क है, तुम कुछ और कर लो, है ना, तुम हमारा ये बिजनेस जो एजुकेशन होती है उसको ले लो, तुम बिजनेस में आ जाना। नाउ दैट गर्ल वाज सो पैशनेट, शी सेड मेरे को तो कैसे भी पढ़ना है ना। उसने अपनी रिश्तेदारों से पैसे उधार लेके, फीस लेके ऑनलाइन क्लासेस करी है। क्यों प्रेशर है इतना, क्यों आप किसी को कर रहे हो? उसी तरीके से इतने सारे बच्चे मेरे पास और आए जहाँ पे पेरेंट्स प्रेशराइज करेंगे सिविल सर्विस एग्जाम दो, बच्चा नहीं देना चाहता। क्यों प्रेशराइज कर रहे हैं? क्योंकि अल्टीमेटली पढ़ना किसे है? बच्चे को। सेलेक्ट किसे होना है? बच्चे को। लेकिन अगर आप उसे प्रेशराइज करेंगे तो वो ईमानदारी से नहीं पढ़ पाएगा। दैट हैज टू स्टॉप। और मेंटल प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, और आजकल मुझे लगता है मोर देन एनीथिंग एल्स कोई भी बीमारी से ज़्यादा ये जो मेंटल प्रेशर की या ये डिप्रेशन, एंजाइटी की बीमारी हमारे टाइम में नहीं होता था, लेकिन मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो है विच इज़ नॉट राइट। I'll tell you another example. A girl came to me few months back and she was waiting for a long time outside office, और फिर जब वो मिलने आई and she cried. She was crying endlessly. तो जब बैठ के हमने बात करी तो the girl said that मैम I wanted to do something, मैं पढ़ना चाहती थी और मैं टीचिंग के एग्ज़ाम्स के लिए या एसएससी के इन सब एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करना चाहती थी। तब मेरे पेरेंट्स ने तैयारी मुझे नहीं करने दी। तब उन्होंने मुझे फोर्स किया कि शादी करो। शादी कर दी। द हस्बैंड वाज अब्यूजिव और मैं कभी अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाई। फिर आपकी कोई वीडियो आई, उसने कुछ देखा, वहाँ से उसको एकदम मतलब कुछ पावर आई। उसने कहा कि ठीक है आई जस्ट लिव। तो कहती मैं वहाँ से बिना कुछ लिए दिए एकदम सब सीधा अपने पेरेंट्स के घर पर आ गई। मैंने पेरेंट्स को बताया कि आई एम विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस और फिर मेरी डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स वगैरह चल रही हैं एंड नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन ना। एंड शी वाज सो हैप्पी। अब पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं तो तब कर लेते ना। क्यों लड़कियों की शादी करने के लिए इतनी ज़्यादा जल्दी है? द रीज़न इज द सोसाइटल प्रेशर। पेरेंट्स डर रहे हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी। सोसाइटी कभी नहीं आती है, आएंगे आपके बच्चे। आपका बच्चा इंडिपेंडेंट है, आपका बच्चा एम्पावर्ड है, वो आएगा। आपकी तबीयत खराब होगी तो वो आएगा आपके सपोर्ट के लिए। तो अपने बच्चे की एम्पावरमेंट पे ध्यान दीजिए ना। अपनी बेटी को एम्पावर बनाइए कि कल को किसी की हिम्मत ना हो उसे हाथ लगाने की इस तरह से। बाद में करने से तो ठीक है, चलो इट्स अ करेक्टिव मेजर, बट we have to understand that one of the very important responsibility of a parent is to make their child bold and empowered. उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो जिंदगी को अपने तरीके से जी सकता है। एक अच्छा सिविल सर्वेंट
या मैं कहूँ कि एग्ज़ाम के लिए अगर एक प्रिपरेशन करनी हो किसी को, जैसे आपने बोला ये लड़की आई आपके पास, एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए क्या कुछ चाहिए होता है? नॉलेज, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, या मैं कहूँगी एग्जाम्पलरी कम्युनिकेशन स्किल्स, फोकस, टाइम मैनेजमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब ये होलिस्टिक चीज़ें, या इसके अलावा और भी कुछ? ये सब तो सीखी जा सकती है ना, सब सीख लेता है बच्चा। एथिक्स की आप बात करेंगे? हाँ, नहीं, वो भी सब सीख जाता है। वो भी सीख जाएगा। हाँ। है ना, उसके अंदर बस सीखने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए, दैट zeal of learning, that passion to learn and achieve something, वो पैशन होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, किसी व्यक्ति में पैशन है, वो टाइम मैनेजमेंट सीख जाएगा। उसमें पैशन है, वो करना चाहता है, वो ऑनेस्ट है अपने परस्यूट के लिए, तो वो पर्सनालिटी भी डेवलप कर लेगा, वो कम्युनिकेशन स्किल सीख लेगा, बात करना सीख, सब कर लेगा, वो आंसर राइटिंग सीख लेगा, MCQ सीख लेगा। लेकिन आप सब आता हो, सब उसके पास अवेलेबल हो, लेकिन अगर वो उठ के पढ़े ही नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। और एक बहुत बड़ा तबका है जो चाहता है करना, लेकिन वो उठ के काम करना नहीं चाहता। बस वो जो उठ के काम करने की जो कैपेबिलिटी है ना, दैट आई कैन डू, आई कैन लर्न एंड आई कैन डू। प्यास लगी है, पानी पीना है, ग्लास नहीं लेना है और पानी तक जाना नहीं है। ये उम्मीद करनी है कि पानी खुद ग्लास में अपने आप को निकाल के मेरे पास चलता हुआ चला है। एग्जैक्टली तो ऐसे बच्चों को तो मतलब देखिए बहुत मुश्किल होता है। और मैं एज अ टीचर आई टेल यू कि मैं तो ऐसे बच्चों को बिल्कुल एंटरटेन नहीं करती हूँ। ऐसे बहुत सारे बच्चे हमारे पास शुरुआत में जब हम लोगों ने तथासु करा था आए, एंड हमने उन्हें निकाल दिया, क्योंकि इट इज़ अ थिंग दैट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जस्ट एक फीस पे करोगे और आपको बस क्लास में आके आप you will not study and you will just distract others, this is not tolerated. एक बड़े गोल के साथ आए हो, पढ़ो, अपना काम करो जो करने आए हो, है ना, टाइम मत वेस्ट करो। ये टाइम वेस्ट की जो आदत है ना, इससे मुझे खासा प्रॉब्लम है। मैं ये सारी जो चीज़ें इतना ज़्यादा कनेक्ट इसलिए भी कर पा रही हूँ आपसे क्योंकि मैं खुद भी गेस्ट लेक्चर्स बहुत लेती हूँ, और क्योंकि जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स होते हैं और कुछ एक माइंडसेट के साथ, जैसे हर बच्चा एक माइंडसेट के साथ आता है कि अच्छा अब हमने एनरोल कर लिया है, मेहनत करेंगे, बन जाएंगे। स्टार्टिंग में तो यही तो होता है कि हाँ यार मतलब ठीक है, यूपीएससी के कोचिंग भी कर रहे हैं, वो भी कोई कम अचीवमेंट थोड़ी ना 10 लोगों को बताएंगे कि भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की कुछ ना कुछ तो एक्स फैक्टर होगा ही होगा। तो इसीलिए मैं ये चीज़ आपसे मैंने शेयर की। अच्छा, क्योंकि आप बहुत सारे आपके मैंने वीडियोस देखे हैं, आप बहुत सारी इंटरेस्टिंग टिप्स देते हैं यूपीएससी को, खासकर जो इंटरव्यू टिप्स होते हैं बहुत इंटरेस्टिंग देते हैं। अच्छा, सवाल भी ऐसे ही होते हैं जैसा कि मतलब एक सेटअप होता है जो हमने देखा है कि 4-5 लोग बैठे होते हैं एक मॉक इंटरव्यू में, और कुछ भी सवाल कि आपने ये साड़ी क्यों पहनी, या एक सिचुएशन दे देना कि अगर ऐसे होता है तो ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, ऐसे भी होता है, लेकिन और भी बहुत सारे सवाल होते हैं, है ना, इकोनॉमी को लेकर होते हैं, पॉलिटी को लेकर होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस पे होते हैं। बेसिकली इंटरव्यू इज अ प्रोसेस जहाँ पे एक पैनल, एक बोर्ड मेंबर आपको, मतलब जो कैंडिडेट है उसको ये जानने की कोशिश करता है कि ये व्यक्ति सोचता कैसे है, और खासकर एक प्रेशर सिचुएशन में कैसे असेस करेगा उस सिचुएशन, प्रेशर सिचुएशन एंड कई बार कंफर्टेबल कर देने के बाद की सिचुएशन। जी, कई बार पैनल बहुत कंफर्टेबल कर देता है, वो चाहता है कि आप अपनी असली पर्सनालिटी बताएं, तो दोनों ही तरीके से होता है। इट्स काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, है ना, तो एक परसेप्शन बना होगा आपका मेरे बारे में या मेरा आपके बारे में, है ना, जहाँ पे वो हमारा कैसे परसेप्शन बना, जो सवालों के जवाब हमने दिए उसी के बेसिस पे एक परसेप्शन बना। दिस इज द सिमिलर थिंग दैट हैपेंस इन बोर्ड। तो वो एक परसेप्शन बनाते हैं कि जैसे अब एग्जाम्पल अगर हम लें कि एक बच्चा है ना, अगर वो गलत डेटा डाले जा रहा है ना, गलत डेटा बोल रहा है, वो ब्लफ कर रहा है, then this is not a quality of a civil servant. A civil servant should not bluff. जस्ट बिकॉज आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप गलत डेटा नहीं बता सकते या गलत पॉइंट नहीं आप बता सकते, तो दिस इज अ नेगेटिव ट्रेट ऑफ योर पर्सनालिटी। उसी जगह पे कोई व्यक्ति है जो
ये जानता है कि उसे ये नहीं पता और वो बोलता है कि सर और मैम आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, आई विल गो बैक एंड रीड। तो इससे पता चलता है उसको पता नहीं है, उसको कम से कम ये पता तो है कि उसे पता नहीं है और वो एक्सेप्ट कर रहा है और वो कह रहा है वो जाके पढ़ेगा। तो इट शोज अ लर्निंग एबिलिटी जो कि एक सिविल सर्वेंट में होनी चाहिए। और इसी तरह से कई बार ऐसा होता है आपने बच्चे को क्वेश्चन किया, वो ऑफेंड हो गया और वो गुस्सा उसके चेहरे पे नजर आ रहा है, उसकी बातों में नजर आ रहा है। तो जो व्यक्ति अभी इतना गुस्सा कर रहा है कैंडिडेट स्टेज पे, तो जब आप उसके हाथ में इतनी पावर दे दोगे, है ना, एज लॉर्ड एक्टन सेज, पावर करप्ट्स, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। हाँ, तो आपने उसके हाथ में पावर दे दी, उसके बाद तो वो कितना गुस्सा करेगा। तो इट इज जस्ट अ कन्वर्सेशन वेयर अ पर्सन उसकी पर्सनल क्वालिटीज को जानने की कोशिश होती है। मैं सोशल मीडिया का इस वक्त जिस तरह से जैसे हम लोग शो से पहले भी बात कर रहे थे, हमने चैट जीपीटी के बारे में बात की कि मतलब ऐसा एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। ऐसा नहीं है कि गलत ही होगा, ऐसा ही नहीं है कि सही ही होगा। हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। हमको ये वे करना होगा कि भाई किस में ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, हमको उस ऑप्शन पे ज़्यादा निर्भर करना पड़ेगा, और किस चीज़ में कम एडवांटेजेस है उसको उस तरह से ट्रीट करना पड़ेगा। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात करी कि भाई अगर बहुत ज़्यादा इस तरीके से, अगर आप एआई का भी आपने बोला कि आप एआई पे भी पढ़ा रहे हैं कि किस तरीके से एक एआई का यूजेज होना चाहिए फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर ब्रेन एंड सोसाइटी एंड योर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन। तो ऐसे में आपने बोला कि अगर हम सही यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं एआई का तो ब्रेन डेड आने वाली जनरेशन हो जाएगी। ऐसे मैं सोशल मीडिया की भी बात कर रही हूँ, दोनों चीज़ों पे बात करूँगी। अच्छा, जब हम मिलेनियल जनरेशन है, हम मिलेनियल जनरेशन है, ऐसे में जब हमारे समय में जब यूपीएससी का जो कॉन्सेप्ट था या पढ़ाई का कॉन्सेप्ट था वो बहुत डिफरेंट था। सोशल मीडिया पे आने के बाद हमने कई सारे सिविल सर्वेंट्स को देखा है कि सोशल मीडिया पे अपना जो सरप्राइज विजिट्स या जो औचक निरीक्षण है वो फोटोज वीडियोस डाल देना, तो एक एक्सूड करता है पावर को। फ्लेक्सिंग ऑफ मसल्स है, जिससे मुझे लगता है जो जेन जी है बहुत जल्दी अच्छा ठीक है हम अच्छे से जिम विम करके बॉडी बनाएंगे, क्योंकि ऐसे भी आए हैं सिविल सर्वेंट्स। तो ऐसे होगा, ये होगा, फिर पावर और ये इस तरीके से ऐसे करेंगे। तो ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है जो डिजिटाइजेशन का, जो ये एआई का, सोशल मीडिया का, कितना बड़ा रोल इस वक्त प्ले कर रहा है दिमाग को मोल्ड करने में इस जनरेशन का? It's shaping the future. आप ये देखिए कि जैसे जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास में जाती हूँ ना, तो मैं बच्चों से बोलती हूँ स्क्रीन टाइम बताओ। और आप किसी से मिले, आप उसका स्क्रीन टाइम पूछ लीजिए बस, और आपको रियलाइज होगा कि कई बच्चों का स्क्रीन टाइम 10-10 घंटे है। 10-10 घंटे जी, 10 घंटे। और एक एवरेज स्क्रीन टाइम 4 से 5 घंटे है। अगर पूरी क्लास की या किसी बच्चे की आप ना 250-300 बच्चों की बात करें, 500 बच्चों की बात करें, एवरेज स्क्रीन टाइम इज 5 आवर्स। अब 5 घंटे जो बच्चा फोन पे है, इतनी देर तो वो किसी से बात नहीं कर रहा, ना पेरेंट्स से, ना किसी से बात नहीं कर रहा, वो सबसे ज्यादा किस पे है? फोन पे है। तो यानी जो फोन पे आ रहा है वो उसको शेप कर रहा है सारी चीजें। तो पहला तो हमें ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि किस टाइप का कंटेंट हमारे बच्चे देख रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि अच्छा कंटेंट देखें, क्योंकि अब हम फोन तो उनके हाथ से नहीं ले सकते, क्योंकि फोन उनके हाथ में रहेंगे। मेरा बेटा 3.5 साल का है ना, मैं चाहूँ कि वो कभी फोन देखे ही नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है जी। हम ये कर सकते हैं कि अब उसके हाथ में जब हम दे रहे हैं तो अच्छा वाला कंटेंट लगा दें, बस इतना हम कर सकते हैं। उसी तरह से जो बड़े लोग हैं वो कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, बड़े बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, कॉलेज में हैं, कौन सा कंटेंट देख रहे हैं वो उन्हें देखना पड़ेगा। जो कंटेंट उन्हें इवॉल्व करने में मदद कर रहा है, कुछ सीखने में मदद कर रहा है, कुछ जानने में इंस्पायर कर रहा है, देखिए। जो कंटेंट नंब कर रहा है ना, ऐसी बहुत सारी एआई वीडियोस आ रही हैं, आप आजकल देखिए, या एआई जनरेटेड ऐसी चीज़ें आ रही हैं, दे आर जस्ट हुकिंग द पीपल टू इररिलेवेंट कंटेंट। इररिलेवेंट ऐसे मैं बताती हूँ, अभी हाल ही में मैंने एक बच्चों से मैं बहुत बात करती हूँ तो समझ में आया कि लड़के एक वीडियो देखते हैं जिसमें कोई तीसरा व्यक्ति गेम खेल रहा है और वो सिर्फ उस गेम को सुन रहे हैं, वो खेल भी नहीं रहे, वो वीडियो गेम भी नहीं खेल रहे, उस गेम को देख रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति को खेलते हुए ना।
उसी तरह से कोई एक वीडियो चलती है ASMR, उसमें वो बोतलें तोड़ रहे हैं, कलर्स को काट रहे हैं. इट इज जस्ट द स्टिमुलेशन, विजुअल स्टिमुलेशन दैट इज हैपनिंग. लड़कियों के लिए वो मेकअप तोड़ रहे हैं, मेकअप जोड़ रहे हैं. व्हाट आर दीज? दीज आर दैट कंटेंट विच इज मेकिंग यू डमर. इससे आपको कुछ सीखने को नहीं मिल रहा, इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बस आपके न्यूरॉन्स के साथ खेलने की टेक्निक है. इन लोगों ने डिकोड कर लिया है कि किस रंग को देख के, किस एल्गोरिदम से आपका न्यूरॉन ज्यादा डोपामिन रिलीज करेगा. और जब आपको वो डोपामिन रिलीज होता है और आपको लगता है अच्छा लग रहा है, आप हुक हो जाते हो. लेकिन एक्चुअल में जब ये ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, इट लीड्स द पीपल इनटू डिप्रेशन. दिस इज अ साइको एनालिसिस एंड साइकाट्रिक स्टडीज इसके ऊपर हो रही हैं. 2 घंटे वीडियो देखने के बाद या 2 घंटे अगर आपने ये ओवर स्टिमुलेटेड कंटेंट देखा है जिसमें हजारों रंग एक साथ है, जिसमें ऑडियो नहीं है या फिर ऑडियो है तो बड़ी शार्प ऑडियो है, उसको सुनने के बाद आपके न्यूरॉन्स फटीग हो रहे हैं, है ना, जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं. ब्रेन फॉगिंग हो रही है ना, ब्रेन फॉगिंग हो रही है. आपका दिमाग कुछ सोच समझ नहीं पा रहा, आपको ऐसा लग रहा है कि फोन के अलावा दुनिया में कहीं एंटरटेनमेंट ही नहीं है. करेक्ट है ना. आपको नॉर्मल व्यक्ति से बात करने में मजा नहीं आ रहा. क्यों? क्योंकि आपको ओवर स्टिमुलेशन की आदत पड़ गई. नॉर्मल व्यक्ति से बात करने में आपको लग रहा है अरे ये तो बहुत स्लो बोल रहा है, अरे ये तो मतलब उतना ना स्टिमुलेशन नहीं आ रहा, तो आप बात करते करते फोन देख रहे हैं लोग. तो व्हाट इज दिस? This is making us nearly, brain is deteriorating. It is like killing our brain slowly. तो बच्चों के लिए तो it is like we have to watch watch what content you are watching. बहुत constructive अच्छा content हो आप तभी देखें. Second, limit, है ना. Limit आपको करना है कि कब देखना है और कितना देखना है. ये नहीं कि just because the phone is available to you, nobody is watching you, you are watching it 10 hours a day. है ना. लिमिट कर लो कि हाँ ठीक है इतना घंटे YouTube देखेंगे, इतने घंटे है ना Instagram देखेंगे. क्योंकि आने वाली जनरेशन के लिए तो मुझे तो जो आ भी रही है ये यंग जनरेशन, फोन तो इट्स अ वेरी एसेंशियल, एक क्रिटिकल पार्ट बन गया उनकी लाइफ का. क्योंकि सब कुछ मतलब मुझे लगता है कि जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो लाइब्रेरी में बैठ करके नोट्स बनाते थे. अच्छा फलानी किताब में ये है, इस किताब में ये है, तो ये नोट कर लेते हैं. फोटो खींचने का भी नहीं होता तो फोटो कॉपी कराते थे कि भाई इसमें ये फोटो कॉपी, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, यहाँ पे ये है. इतने पेजेस हो जाते थे. अब अलग है ये जनरेशन, इसको ट्रीट भी अलग तरीके से करना पड़ेगा. मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊंगी. मैंने लगभग मैं एक गेस्ट लेक्चर लेने गई थी, 100 बच्चों की क्लास थी. मैंने बोला कि किताबें, नॉवेल्स कौन कौन पढ़ता है, क्योंकि हम लोग के टाइम पे नॉवेल्स पढ़ते थे. लाइब्रेरी एक पीरियड होता था, लाइब्रेरी पीरियड, जिसमें आप जाके एक किताब पिक करते थे, उसको पढ़ते थे, नेक्स्ट वीक आप वापस करते थे उस किताब को. तो हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे हैं. तो मुझे लगता है कि एक कॉन्शियस एक एफर्ट करनी पड़ेगी कि भाई किताबों के साथ ज्यादा टाइम आप ठीक है आप देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, क्या गजब की अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं. आप हम दिखाते हैं इतनी अच्छी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं आपकी हिस्ट्री पे, सभी सारे सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं. मतलब इतने बड़े बड़े जो हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज हैं, इतने टेम्पल्स हैं, आपका कल्चर है, आपका फूड है, कन्वर्सेशंस बिटवीन पीपल, दे आर आल्सो गुड. या ऐसे कितने सारे अभी जो पॉडकास्ट कल्चर है, दिस इज आल्सो वेरी गुड इन द सेंस देयर आर लॉट ऑफ पीपल whose conversation you would like to hear. जी. So there is no way for a normal person to converse with that person. But through a conversation, we can know that person. We can learn from that person. है ना. This is becoming one of the new modes of learning. That's fine. कुछ सीख रहे हो, कुछ आपको एक नया मिल रहा है उससे, that's good. लेकिन ऐसी वीडियोस जिससे कुछ नहीं मिल रहा, बस स्क्रॉल कर रहे हैं, मतलब दिस इज वेरी सैड. एक कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ेगा. हम एज अ प्रोफेशनल्स भी बहुत चैलेंजेस होते हैं कि ब्रेन काम करना बंद कर देता है क्योंकि यू कॉन्स्टेंटली ऑन फोन. यस, कॉन्स्टेंटली. अच्छा ये न्यूज़ है, ये है, ऐसा है. मतलब दिस हैज टू बी अ कॉन्शियस एफर्ट. आपको अपने ध्यान में रख करके आपको ये एफर्ट डालने पड़ेंगे, तब ये काम आपका होगा. और जितनी जल्दी रियलाइज हो जाए
उतना आगे का जो रास्ता है काम आसान हो जाएगा। मैं आखिरी 1-2 सवाल है मेरे आपसे, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके यूपीएससी के एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते हैं, जिनके गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं होते हैं, उनको आप आगे का क्या रास्ता, क्या मैसेज देंगी? जिन बच्चों का भी अगर उन्होंने कंपटीशन की तैयारी करी है, यूपीएससी की तैयारी करी है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बहुत तैयारी सारे भी नहीं हो competitive रहा है, exams हैं। नहीं हो रहा है, अगर कहीं नहीं हुआ हम्म, तब भी उनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएटर्स। आपने इतना पढ़ा है, आप Utilize बहुत your अच्छा knowledge। जी। कंटेंट बना सकते हैं। राइटिंग, बुक्स, ब्लॉग्स, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी देयर। क्रिएटिंग वीडियोस, educational videos, if you know something, why not? Being part of media, it's again a very good Right. way, जहाँ पे आपकी नॉलेज, आपकी जो अवेयरनेस है वो आप यूटिलाइज कर सकते हो। Being a manager in a private firm, you know, start working. This is my firm belief, है ना? जैसे हमारे यहाँ भी बच्चा आता है ना, जब हम उसे तैयार करते हैं तो सिर्फ यूपीएससी नहीं, सारे एग्जाम्स के लिए तैयार हो, लाइफ के लिए तैयार हो, लाइफ के चैलेंज के लिए तैयार हो। जरूरी नहीं है एक एग्जाम नहीं निकला या निकला वो अच्छी बात है, निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं भी निकला तो आपके अंदर इतना टैलेंट होना चाहिए कि आप जहाँ जाएं, आपके अंदर वो काम करने की शिद्दत होनी चाहिए कि आप जहाँ जाएं आप वहाँ कमाल कर दें ना। तो लोग तो छोड़ भी देते हैं ना, मैंने भी छोड़ दिया, बट मैं यहाँ आई तो मैंने मेहनत करी, कर रही हूँ। ट्रू। तो उसी तरीके से नया चीजें सीख रहे हैं। तो अगर नहीं भी हुआ सिविल सर्विसेज में, फाइंड अ न्यू पाथ एंड मेक इट। और मैं कह रही हूँ कि सिविल सर्विसेज भी जब आप ज्वाइन करते हैं, अपस्किलिंग तो आपको करते ही रहना पड़ता है, वो हो ही रहा है और हो रहा है, आपको करना भी पड़ेगा, कॉन्शियसली भी आपको अपस्किलिंग आपकी करनी पड़ेगी। तो आप कुछ भी करेंगे आपको अपस्किलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जंग लग जाती है एक समय के बाद, मतलब वो बहुत रिडंडेंट होता जाता है, पुराना होता प्रोसेस है। तो अच्छा, लास्ट में मैं एक थोड़ा सा ऐसी फनी सा मुझे एक सवाल आया। अक्सर यहाँ पे भारत में, हमारे देश में मान्यता है कि सरकारी नौकरी वाले लड़के से शादी करनी है, और अब नया आ गया कि सरकारी नौकरी वाली लड़की से शादी करनी है। आई एम हैप्पी अबाउट दैट। लेकिन ये सरकारी नौकरी का ये एक प्रेशर तो है सोसाइटी पे, मतलब एक फैसिनेशन है बिकॉज ऑफ मे बी द सिक्योरिटी ऑफ सर्विस, है ना। प्राइवेट के अंदर एक थोड़ा सा ही रहता है कि जब तक कंपनी आपसे खुश है तब तक वो आपको रखती है ना, और परफॉर्मेंस प्रेशर्स रहते हैं, मंथली टारगेट्स रहते हैं। लेकिन बिकॉज इट इज सेड दैट गवर्नमेंट इज द बेस्ट एम्प्लॉयर, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी ऑफ सर्विस है, और वो है। मुझे किस्सा याद आता है, और बहुत बार हमने महसूस भी किया है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहा तब भी आप उसे नहीं निकाल सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं, इधर से उधर भेज सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी से निकलना या निकालना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। तो वो सिक्योरिटी ऑफ सर्विस शायद मुझे लगता है कि वो लोगों को बहुत फैसिनेट करती है कि इतनी उनकी सैलरी पक्की हो गई ना, सरकारी दामाद। हाँ, वो वाली जो एक जिसे कहते हैं ना सिक्योरिटी है, वो है। प्लस सरकारी महकमे का एक रिस्पेक्ट और रेपुटेशन तो है ही कि यू नो वी आर वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट, है ना। वो चाहे किसी भी ओहदे पे हो, लेकिन वो वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट वाला एक एंगल तो रहता है। तो अगर आपको मंत्री से भी मिलना है तो जाना तो संतरी के थ्रू ही पड़ेगा। तो वो जो संतरी है तो वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई ही, तो वो वाली जो पावर है वो डेफिनेटली बहुत लोगों को चार्म करती है। तो तनु जी, आज बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इस पूरे सब्जेक्ट को एक नए पर्सपेक्टिव से हमने देखा, एक नए लेंस से हमने देखा और समझा, और मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स को भी एपिसोड काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा, और बहुत कुछ लर्निंग्स और लेसन्स रहे होंगे आज के इस एपिसोड से सीखने में। थैंक यू सो मच तनु जी। थैंक यू सो मच। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।